Hello student, welcome to my class. So today I am going to continue class 10th history chapter 1 and the name of the chapter is the rise of nationalism in Europe. तो ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है. ऑलरेडी हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं. तो पहले पार्ट में हमने नेशन स्टेट और नेशनलिज्म के बारे में देखा था. नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट के बीच में डिफरेंस देखा था और हमने देखा था फ्रांस की हिस्ट्री. और सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि जब फ्रांस की रेवोल्यूशन चल रहा था, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्टे का रूल चल रहा था, तो दूसरे जगह यूरोप की दूसरी कंट्रीज में क्या डेवलपमेंट हो रहे थे. तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे. तो आज हम बात करेंगे कंजर्वेटिज्म एंड रेवोल्यूशनरीज के बारे में. तो एक एक करके इसको देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कंजर्वेटिज्म के बारे में. तो कंजर्वेटिज्म जो 1815 में यानी कि बैटल ऑफ वाटरलू यानी कि नेपोलियन के डिफीट के बाद जब ये पॉपअप किया सोसाइटी में, तो इसका मतलब क्या था? कंजर्वेटिज्म का मतलब था कंजर्व करना. ये वर्ड किससे आया हुआ है? कंजर्व से. तो कंजर्व यानी कि प्रोटेक्ट करके रखना. किस चीज को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते थे ये कंजर्वेटिज्म के लोग? तो ये लोग रखना चाहते थे अपने ट्रेडिशन को कंजर्व करके, और ये बिल्कुल ही अपोज से किसी भी तरह की चेंज और इनोवेशन की. इनका मानना था कि हमारी ट्रेडिशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको कंजर्व करके रखना चाहिए, और कोई भी चेंजेस जो हमें हमारे ट्रेडिशन और कल्चर से दूर ले जाता है वो एक्चुअली बहुत हार्मफुल है. इसलिए इन्होंने कहा कि जैसे पुराने समय में चर्च को पावर दिया गया था, वो पावर उसे मिलना चाहिए और मेंटेन होना चाहिए. इसके साथ ही वो ये भी बिलीव करते थे कि जिस तरह से सोसाइटी में हायरार्की है, कोई ऊपर कोई नीचे, उसे भी मेंटेन करना चाहिए. यानी कि ये चाहते थे कि पूरी तरह से जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ चली आ रही है वो कंजर्व हो. ये इतने ज़्यादा अपोज थे चेंजेस के लिए कि अगर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी था तो वो उनको पसंद नहीं था. तो कोई भी, जैसे अगर कुछ साइंस का डेवलपमेंट, कुछ मशीन आ जाना, तो उनके लिए वो कैसा था? उनके लिए वो इस तरह से था कि इस मशीन के आ जाने के कारण इंसानों का जॉब चला गया. तो वो उसको इस नज़र से देखते थे कि कुछ भी चेंज आया वो सोसाइटी के लिए एक्चुअली हार्मफुल है. तो नेपोलियन के डिफीट हो जाने के बाद बैटल ऑफ वाटरलू में यूरोपियन गवर्नमेंट, जिन्होंने इन्हें हराया था बैटल ऑफ वाटरलू में, उन्होंने सोचा कि ये जो चेंजेस और मॉडर्नाइजेशन नेपोलियन के वजह से आई है उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. इसीलिए हमें कंजर्वेटिव्स की बातें माननी चाहिए, और कंजर्वेटिव जो कहते हैं कि ट्रेडिशन को कंजर्व करके रखो, बचा के रखो, उसे एग्री करना चाहिए. इसीलिए उन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू के बाद एक ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया. ये ट्रीटी ऑफ वियना उन 4 कंट्रीज के साथ हुआ साइन जिन्होंने वाटरलू में नेपोलियन को डिफीट किया था, और वो कंट्री थी ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया. तो जब उन्होंने ये ट्रीटी साइन करी, उनका इंटेंशन था कि यूरोप का कुछ फाइनल सेटलमेंट किया जाए और वो सारे रॉन्ग थिंग जो नेपोलियन ने किए हैं उसे अनडन कर दिया जाए, यानी उसको सही कर दिया जाए. तो ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किया उन लोगों ने? सबसे पहले उन्होंने कंजर्वेटिव्स की बात मानते हुए ये डिसाइड किया कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको रीस्टोर करना जरूरी है, उसको दोबारा से सेटअप करना जरूरी है. और इसीलिए जो फ्रांस में पहले मोनार्कियल रूल चलता था, बर्बन डायनेस्टी का जो रूल चलता था, उसको फिर से वापस लाया गया, फिर से उसको री एस्टैब्लिश किया गया. उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमें ऐसा कुछ स्टेप लेना है कि फ्यूचर में फ्रांस अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड ना कर सके. इसलिए उन्होंने फ्रांस की टेरिटरी के आसपास छोटे छोटे स्टेट को इस्टेब्लिश कर दिया, और इसको मेक श्योर किया कि वो आगे चलकर अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन ना करे.
तो इस सेटलमेंट में हर एक जीतने वाली कंट्री को कुछ ना कुछ मिला। जैसे पर्शिया को मिला वेस्टर्न बाउंड्री में टेरिटरी, ऑस्ट्रिया को मिला नॉर्थ इटली एंड रशिया को मिला पार्ट ऑफ पोलैंड। मगर जो 39 स्टेट ऑफ कॉन्फेडरेशन नेपोलियन की थे उसको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया, उसे अनटच रखा गया। तो कंजर्वेटिव रिजाइम जो वापस आया आफ्टर 1815 आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू, एक्चुअली उस रिजाइम की क्या एम थे, क्या चाहते थे वो? एक तो वो चाहते थे कि कंजर्वेटिव रिजाइम यानी कि मोनार्की रिस्टोर हो जाए, चर्च को पावर मिल जाए, सेंसरशिप फिर से इम्पोज हो जाए, और बिल्कुल भी वो रेडी नहीं थे अपने लिए कोई भी क्रिटिसिज्म सुनने के लिए, कोई भी डिसएग्रीमेंट सुनने के लिए। यानी उनका मानना था कि सोसाइटी को, चर्च को और मोनार्की को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। तो जब ये कंजर्वेटिव्स का आइडिया आया और उन्होंने ये सारे चीज़ों को सेटअप कर दिया, कंजर्वेटिव रिजाइम्स आते ही उनके सारे स्टेप्स इम्प्लीमेंट हो गए, तो कुछ लोग ऐसे थे जो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, कंजर्वेटिव के चेंज से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो उसको अपोज करने लगे। उनके नज़र में नेपोलियन पूरी तरह से रॉन्ग फिगर नहीं था। उनका मानना था कि जो नेपोलियन कर रहा था, जैसे स्ट्रॉन्ग आर्मी रखना, गुड ब्यूरोक्रेसी रखना, डायनामिक इकोनॉमिक्स रखना, ये सब भी ज़रूरी है और ये सब भी पीपल को कनेक्टेड फील कराता है, अपने आप से, एक दूसरे से कनेक्टेड फील कराता है और लोगों को दूसरों पे डिपेंड होने से रोकता है। इसीलिए हमें कंजर्वेटिव्स नहीं पसंद है और कंजर्वेटिव्स के आइडिया नहीं पसंद है और इसीलिए उन्होंने एक नया डिफरेंट आइडियोलॉजी लोगों के सामने रखा। तो रिवोल्यूशनरी को एक्चुअली बहुत गुस्सा आया जो भी स्टेप कंजर्वेटिव्स ने लिया, कंजर्वेटिव रिजाइम जब आपका फ्रांस में वापस आ गया और फ्रांस के कंजर्वेटिव रिजाइम यानी मोनार्की ने, नए बोर्बन डायनासिटी के मोनार्की ने जो भी स्टेप लिए, जैसे कि सेंसरशिप को इम्पोज करना, चर्च को फिर से पावर देना, मोनार्की को फिर से पावर देना, बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म सुनने के लिए रेडी नहीं होना, तो ये जो स्टेप इन्होंने लिए इनसे रिवोल्यूशनरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने रिवोल्ट करने की ठान ली। पर क्योंकि इतना ज़्यादा सेंसरशिप था तो वो ओपनली रिवोल्ट तो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई और अपने लिबर्टीज और बाकी के आइडियाज उन सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू स्प्रेड करने लग गए। दे वर कॉल्ड रिवोल्यूशनरी क्योंकि वो सोसाइटी में रेवोल्यूशन लाना चाहते थे या चेंज लाना चाहते थे। तो ये रिवोल्यूशनरी चाहते क्या थे? उन्हें को चाहिए था कि लोगों में नेशनलिज्म की भावना आए और कंट्री में नेशन स्टेट इस्टेब्लिश हो, क्योंकि उनका मानना था बिना नेशनलिज्म के आइडिया के और बिना नेशन स्टेट को इस्टेब्लिश किए बिना आप कंजर्वेटिव के ये जो सीवियर स्टेप हैं उसको दूर नहीं कर सकते। वो मोनार्की के बिल्कुल ही अपोज थे और चाहते थे कि जो लोगों का फ्रीडम है वो दोबारा से लोगों को रीस्टोर हो जाए, मिल जाए, दोबारा से लोग फ्रीडम को एंजॉय करने लग जाएं। तो इन्हीं रिवोल्यूशनरी से आपको एक इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी फिगर मिलता है, वो है जिसेपे मजानी। तो जिसेपे मजानी एक बहुत ही फेमस इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। ये पहले भी अपने रिवोल्यूशनरी एक्शन के लिए जेल जा चुके थे। ये मेंबर थे एक सीक्रेट सोसाइटी के जो कि था कार्बोनरी में। इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी अपनी तरफ से फाउंड किया था, एक था यंग इटली इन मार्सेलिस एंड एक था यंग यूरोप इन बर्ने। तो इन्होंने ये दो सीक्रेट सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था और वो चाहते थे कि इटली का यूनिफिकेशन हो जाए, यानी सारी इटली एक हो जाए। वो बिल्कुल ही मोनार्कियल रूल के
अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि गॉड ने तो हमें ऐसा नहीं बनाया, गॉड ने हमें एक सिंगल यूनिट ऑफ मैनकाइंड बनाया है। तो ये क्यों है कि कोई हम पर, कोई एक आदमी हम पर रूल करे, कोई एक आदमी हम पर कंट्रोल करे। तो ये जो मोनार्की है, ये जो सेंसरशिप है, ये जो लिबर्टी को सप्रेस करना है, ये बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट हो गए। वो एक तरह से गुस्से मजानी एक तरह से लीडर हो गए अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज के, और इसी रिवोल्यूशनरी आइडिया के साथ वो कंजर्वेटिव्स को अपना टारगेट बनाकर उन्हें अटैक करने लगे। तो आज के पार्ट में इतना ही। इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो इफ यू लाइक माय description, so do subscribe MP Social View. Thanks for watching and happy learning.